हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर जो है मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। इससे आपको यह होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक आयताकार अतिपरवलयीय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है। मांग की लोच जो है हर बिंदु पर कितना होती है? तो यहाँ पर आपका एक का बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा। ई बराबर आपका 0 यानी कि मांग की लोच जो है हर बिंदु पर कितना होती है? 1 होती है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग जो है क्या होगी। यहाँ पर आपको बोला गया, क्वेश्चन को पहले समझिए फिर आप आंसर करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ेगी। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु का मांग पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक तो वस्तु है जिसका कीमत बढ़ रही है, तो विस्थापन वस्तु क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सब्जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो मान लीजिए कि सब्जी में आपका परवल क्या है? परवल क्या हो गई? बहुत जो है महंगा हो गई। ठीक है, महंगा हो गई तो लोग परवल खाना कम करेंगे और परवल के स्थान पर आप जिस सब्जी का यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे परवल का विस्थापन सब्जी, मतलब विस्थापन वस्तु। मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि अगर जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं आज और अगर वो महंगा हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पर जो दूसरा हम वस्तु यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं विस्थापन वस्तु। तो परवल के जगह पे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई दूसरा सब्जी जो है, जैसे मान लीजिए कि गोभी आपने इस्तेमाल करना चालू किया, तो गोभी क्या हो जाएगा? गोभी जो है परवल का विस्थापन वस्तु हो जाएगा। तो अगर क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी, जैसे परवल का कीमत बढ़ गया तो उसका विस्थापन वस्तु कौन है? गोभी है। तो गोभी का मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि परवल छोड़ करके लोग क्या करने लगेंगे? गोभी जो है यूज़ करने लगेंगे, तो उसका मांग क्या हो जाएगी? जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 का जो ए ऑप्शन है आपका सही होगा। याद रखेगा कि क्या होगी? बढ़ जाएगी। विस्थापन वस्तु का मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आप समझेंगे कि बढ़ जाएगी कौन चीज़? मांग। किसका? तो विस्थापन वस्तु का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर हो जाएगी। किसके समांतर जाएगी? अगर उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी आमदनी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो बजट रेखा समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा। दाईं ओर खिसक जाएगी। दाईं ओर क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। यानी कि देखिए, अगर आपका आमदनी बढ़ेगा तो आपका बजट भी क्या होगा? बढ़ेगा। डेट मीन्स आपका खर्च भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो है वो कैसी होती है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है? तो 4 का डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा। कभी कभी इसका ऋणात्मक होती है, कभी कभी मूल बिंदु की ओर जो है उन्नतोदर होती है, कभी कभी इसका जो है अवसर लागत को भी दर्शाती हैं। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त जो है सभी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फॉर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त हैं। क्या शर्त होती है इसकी? तो 5 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा। इनमें सभी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होगी कि सीमांत आय जो है सीमांत लागत के बराबर हो जाती है, कभी कभी सीमांत लागत बढ़ रही हो, या फिर कभी कभी P2 औसत जो है वो परिवर्तित लागत के जो है बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनमें से सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि निवल प्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। निवल प्रत्यक्ष कर को
परिभाषित किया जाता है किसके रूप में? तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान के रूप में, प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली आप सभी जानते होंगे, 10th में भी पढ़ाई किए होंगे। क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु हम लोग क्या करते थे उस टाइम पर? लेन देन किया करते थे, जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसके लाभ क्या हैं? तो यहाँ पर आपका 7 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा। इनमें से सभी, जैसे कि आपका सरल प्रणाली थी, सही बात है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, सरल प्रणाली थी। इसमें आपसी सहयोग में वृद्धि होता था, सही बात है, आपसी सहयोग में वृद्धि। आपके पास चावल सध गया तो आप अपना आटा लेके जाएंगे, कहेंगे कि भाई पड़ोसी के पास मुझे चावल, तो आपसी सहयोग बढ़ता था। आर्थिक असमानताएं नहीं थी इसमें। तो ये सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंक के द्वारा साख का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 9 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, करेंसी प्लस मांग जमा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से भुगतान शेष का परिभाषा किसने दी? निम्न में से भुगतान शेष का परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो 10 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, याद रखिएगा, बेनहम के द्वारा। बेनहम के द्वारा यहाँ जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल ऐप। तो वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रोज एक शब्द है जिसका अर्थ छोटा होता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द है? ये किस भाषा की जो है शब्द है? कौन चीज़? तो माइक्रोज। तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। माइक्रोज जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं, जैसे कि आपका एक शाखा है व्यष्टि और दूसरा शाखा है समष्टि, में निम्न में किसने विभाजित किया? अर्थशास्त्र को जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो 12 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा, कि रैगनर फ्रिस के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, किसने कहा? तो 13 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स एडम स्मिथ ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट आप देखेंगे अपने 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसके द्वारा जो है बोला गया था? तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखिएगा, कि रॉबिन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होती है? तो 15 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी, चाहे आपका व्यक्तिगत इकाई हो, छोटे छोटे चर हो या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण हो, ये सभी इसमें जो है शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? सीमांत उपयोगिता हम लोग कैसे निकालते हैं? तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, डेल्टा TU बट्टे डेल्टा Q के फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? सीमांत उपयोगिता निकालते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर अपने 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो है कैसी होगी? तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा
वो यहाँ पर आपका सी होगा, डैट मीन्स शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र जो होती है उसका सामान्यतः ढाल जो है कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका 18 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? कौन ऐसा वस्तु है जिसके मूल्य में अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, फिर भी उसके मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा अनिवार्य सेवाएं, जो अनिवार्य सेवाएं हैं उसके मूल्य में अगर कमी भी हो जाए तो उसके मांग में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? मांग को कौन प्रभावित कर सकते हैं? तो 20 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा उपयुक्त सभी, कीमत हो या फिर आय में परिवर्तन हो या फिर उपभोक्ता की रुचि हो, तीनों से जो है मांग प्रभावित हो सकती है। कीमत बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी? कम जाएगी। आय में परिवर्तन हो गया, अगर जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके आमदनी में परिवर्तन आ गया, अगर उसका आमदनी बढ़ गया तो मांग बढ़ जाएगा। उपभोक्ता की रुचि, अगर आपका रुचि है तो किसी वस्तु के मांग को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो उसके मांग को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे मोबाइल ऐप पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का PDF और मॉडल पेपर का PDF बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं तो वो एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।